वंदे मातरम की गूंज जो 150 साल पूरा कर रही है और जिस गूंज ने समूचे भारत को एक किया और भारत में एक बड़ा परिवर्तन लोगों की मानसिकता में लाया, ये वो बंगाल की धरती है। और विशेष रूप से जो हमारी बांग्ला भाषा है, एक प्रकार से क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में तो हम लोग उसको देखते ही हैं, लेकिन उसकी मिठास ये हम सभी लोग जानते हैं। और मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर मैं आया हूं, लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि मराठी में कहावत है, वंग आमचा खरा सहोदर। इसका मतलब यह है, महाराष्ट्र में कहा जाता है कि बंगाल ये हमारा सच्चा भाई है। तो मैं उसी रिश्ते के नाते आज बंगाल की जनता को अपील भी करने के लिए आया हूं। हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था, देश की आर्थिक, वाणिज्यिक और उद्योग की राजधानी ये कोलकाता और पश्चिम बंगाल हुआ करता था। देश में सबसे पहले बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना इसी बंगाल में हुई। आज भी हम देख सकते हैं कि देश में जो सफल उद्यमी है, कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत ये आपको बंगाल से हुई दिखाई पड़ती है। तो एक प्रकार से एक समय देश के ग्रोथ इंजन के रूप में बंगाल को देखा जाता था। देश के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बंगाल को देखा जाता था। जूट हो, स्टील हो, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें देश का नंबर 1 राज्य ये बंगाल हुआ करता था। किंतु पहले सीपीएम का राज और उसके बाद ममता दीदी का राज। अब तो जब ममता दीदी का राज हम देखते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि सीपीएम के राज की हम निंदा करते थे, लेकिन उससे भी नीचे आज ये गवर्नेंस पहुंचा है। और हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से एक बड़ा शिफ्ट बंगाल की अर्थव्यवस्था में हुआ है। आज हम लोग ये कहते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र देश का फाइनेंशियल, कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन मुंबई से पहले ये स्टेटस पाने वाला कोलकाता था और बंगाल था। इसलिए ये चुनाव किसी को सत्ता देने का चुनाव नहीं है। अगर इसी प्रकार से बंगाल की परिस्थिति चलती रही तो मैं नहीं मानता कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भविष्य है। आप सभी जानते हैं, सितंबर 2025 में जो आंकड़े प्रसिद्ध हुए हैं उसमें 6,895 6,895 इतने उद्योग बंगाल को छोड़कर बाहर गए हैं। और मैंने शायद, आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए प्लीज।
अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसकी खुशी जाहिर करूं या दुख, लेकिन बंगाल से निकले हुए सर्वाधिक उद्योग ये महाराष्ट्र में आए। और आप अगर मेरी सोशल मीडिया की टाइमलाइन देखेंगे तो अभी अभी कुछ दिन पूर्व दो बड़े बड़े उद्योगों के साथ हमने एमओयू किया है, जिनका 50 साल से भी ज्यादा बंगाल में प्रेजेंस है, और अब वो महाराष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। करीब 1400 इंडस्ट्रीज, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज है, ये बंगाल से महाराष्ट्र में आई। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का आना, और विशेष रूप से लिस्टेड कंपनीज, कोई छोटी इंडस्ट्री चली जाती है तो अलग बात है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ने, मतलब इसमें तो दो एस्टीमेट है, एक तो करीब 125 के करीब लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन दूसरा एस्टीमेट यह है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में बंगाल से नाता तोड़ा है। आज हम देख रहे हैं हमारे जनसंख्या में करीब 65% लोग 35 साल के नीचे है। अब इन 65% लोगों के लिए अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा, और आज की अर्थव्यवस्था में क्या रोजगार सरकारें दे सकती है? सरकारें एनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करती है, और रोजगार प्राइवेट सेक्टर देता है। सरकार में भी रोजगार तैयार होता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि उसका एक लिमिटेशन है। तो हमारे बंगाल के पढ़े लिखे युवा, इनको अवसर कहां मिलेगा? इस प्रकार से इंडस्ट्री जाएगी। मैं सुन रहा था टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए, इसका एक आंकड़ा दिया, तो कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। तो उनको चैलेंज करता हूं कि रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने उद्योगों ने प्रोडक्शन चालू किया, और जो उद्योग बाहर गए उनका निवेश कितना है, और रजिस्टर्ड उद्योगों का निवेश कितना है, ये यहां की सरकार घोषित करे। घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोडक्शन तक जाना, ये साइकिल ही कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आज बंगाल के युवाओं को एक प्रकार से अगर उनका भविष्य हमें खड़ा करना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि यहां पर उद्योग आए। और बंगाल की परिस्थिति क्या है, आप देखिए, एक समय ऐसा था कि देश के प्रमुख 5 राज्यों में, इन फर्स्ट 5 स्टेट्स, बंगाल आता था। यहां की अर्थव्यवस्था देश की सर्वाधिक विकसनशील इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से बंगाल की अर्थव्यवस्था हुई करती थी। और चूंकि ये व्यापार और उद्योग का राज्य था, इसलिए बंगाल में जो बजट था और जो फिस्कल रेशियोज थे, ये सारे देश में सर्वोत्तम हुआ करते थे। आज की परिस्थिति क्या है? बंगाल पूरा कर्जे में डूबा है। हम लोग ये मानते हैं, और रिजर्व बैंक भी मानती है, कि जिस समय डेट जीएसडीपी रेशियो 25% से ऊपर जाता है, उस समय वो राज्य डेट ट्रैप में जाना शुरू होता है।
और आज देश में जीएसडीपी डेट का रेशियो, मतलब जीएसडीपी की तुलना में कितना कर्जा है, इसमें नंबर 1 बंगाल है 39%। 25% के बाद आप डेट ट्रैप में जाते हो और बंगाल में 39% डेट जीएसडीपी रेशियो है। और अगर तुलना की बात करें तो महाराष्ट्र में 18% है, गुजरात में 17% है और यहां वो 38% है। वी आर ऑलरेडी इन अ डेट ट्रैप। आप बताइए, नॉर्मली किसी भी विकसनशील अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बंगाल में डेट सर्विसिंग के लिए डेट ले रहा है। जो ब्याज है, मतलब मुद्दल तो छोड़ दीजिए, जो ब्याज देना पड़ता है उसके लिए भी आज कर्जा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक डेट ट्रैप में बंगाल को डालने का काम किया है। और वहीं ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां कमिटेड एक्सपेंडिचर ये करीब करीब, अगर हम पेंशन सहित पकड़े तो 80% के ऊपर चला गया है, ऐसे समय बंगाल शायद देश का अकेला राज्य ऐसा है जहां आज भी 5वां और 6वां पे कमीशन चल रहा है। यहां के जो हमारे सरकारी कर्मी हैं, इन सरकारी कर्मियों को आज भी, अब हम लोग 8वें की बात कर रहे हैं और 5वें और 6वें में बंगाल अटका है। तो कुल मिलाकर अगर फिस्कल पैरामीटर्स हम देखें, हम ये मानते हैं कि किसी भी स्वस्थ बजट के लिए आपका फिस्कल डेफिसिट 3% से अंदर ही होना चाहिए। पश्चिम बंगाल 4%, 4.5%, 5% तक पहुंच गई। रेवेन्यू डेफिसिट में भी 2.5% तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार ये केवल अपनी मशीनरी को चला रही है, स्टेट को नहीं चला रही। स्टेट में निवेश के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं, उसमें भी सबसे कम आज बड़े राज्यों में कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बंगाल में हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम विचार करें तो बंगाल एक प्रकार से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण डेट ट्रैप में जा रहा है। नया उद्योग यहां नहीं है और विशेष रूप से सरकार का पैसा जो सरकार की तिजोरी में आ सकता है, इसको लूटने का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है बंगाल में इतने नेचुरल रिसोर्सेस है या माइनिंग है, ये नेचुरल रिसोर्सेस का पैसा ये सरकार की तिजोरी में क्यों नहीं आता? भले ही मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ये समझ ले कि थोड़ा पीछे चला गया, पर माइनिंग तो जोरों से चल रहा है। फिर भी आप उसके कुल मिलाकर सरकार की तिजोरी में कितना पैसा आता है देखिए। हमारा बंगाल का जो रेवेन्यू कलेक्शन है मात्र 1 लाख करोड़ पर पहुंचा है टोटल कंप्लीट। तो जिस प्रकार के घोटाले यहां पर चल रहे हैं, आज किसी युवा को इस बात की गारंटी नहीं है कि किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एग्जाम होती है, जो व्यवस्था खड़ी की गई है, इसमें कोई पारदर्शिता हमको दिखाई नहीं पड़ती, अपारदर्शी है। और जितने घोटाले हुए, वो पॉन्जी स्कीम के घोटाले हो, नारदा, सारदा, कोल स्कैम, इतने घोटाले
शायद इस सरकार की, ममता दीदी की सबसे बड़े अचीवमेंट अगर कोई होगी तो घोटालों में पश्चिम बंगाल को नंबर 1 पर लाने का काम दीदी ने किया है। आज देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र रेल बजट में 14,205 करोड़ रुपया ये बंगाल को मिला है। बंगाल में 5 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट्स मोदी जी के माध्यम से खोले गए। 85 लाख लोगों को शौचालय मिले। 1 करोड़ से अधिक लोगों को रसोई गैस मिला है। 52 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि यहां पर मिल रहा है। और मोदी जी की लखपति दीदी स्कीम में 11 लाख से अधिक हमारी बहनें आज लखपति हुई है और 56 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आज मोदी जी की व्यवस्था से पेंशन यहां पर मिल रहा है। तो एक प्रकार से जब पूरा देश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मोदी जी ने तो कभी भेदभाव नहीं किया, किसी राज्य के साथ नहीं किया, लेकिन आप सीएजी की रिपोर्ट को उठाकर देखेंगे तो भारत सरकार ने दिया हुआ पैसा किस प्रकार से उसकी लूट मची, ये सीएजी की रिपोर्ट में आपको दिखाई पड़ता। अब सीएजी तो कोई सरकार की एजेंसी होती नहीं है, ये तो थर्ड पार्टी है। सीएजी ने यहां पर किस प्रकार से पैसे की लूट मची है, अब तो दीदी सीएजी को भी धमकी दे देती है। रिपोर्ट दिया तो हाथ पैर तोड़ने की बात होती है। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं कि कौन सा लोकतंत्र है, क्या आप इलेक्शन कमीशन के भी हाथ पैर तोड़ने वाले हैं, आप सीएजी के भी हाथ पैर तोड़ने वाले हैं, आप सीआरपीएफ के भी हाथ पैर तोड़ने वाले हैं। जो लोग देश में लोकतंत्र के खतरे की गवाही देते हैं, दुहाई देते हैं, तो उनको पूछना चाहता हूं कि आपको पश्चिम बंगाल क्यों नजर नहीं आता? वाई आर यू सिलेक्टिव? आप इसका विचार क्यों नहीं करते? और मां माटी मानुष की बात दीदी करती है, लेकिन आज तीनों की हालत क्या है हम सब लोग देख सकते हैं। इसीलिए अब ये मिस गवर्नेंस को, मिस रूल को समाप्त करने का समय भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो दिया है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, उस राज्य के, किसी भी राज्य के पैरामीटर उठाकर देखिए। यूपी जैसा राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्य, बिहार जैसा राज्य, जिनको एक जमाने में बीमारू कहा गया, वो राज्य अब देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बन गए। ये बीजेपी का राज है। और बंगाल को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ा ही एंटरप्राइजिंग स्टेट है। यहां के लोग, ये बहुत ही एंटरप्राइजिंग लोग हैं। यहां सिर्फ गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है। अगर गुड गवर्नेंस बंगाल को मिल जाए तो यकीन मानिए मात्र 5-7 सालों में बंगाल वापस देश के पहले 5 राज्यों में आ सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सशक्त इस प्रकार का घोषणा पत्र दिया है, जिसमें युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार का सृजन, जो बंगाल की भावी पीढ़ी है उसका विचार हम लोगों ने किया है। हमारी महिलाओं के लिए 3,000 रुपया सम्मान निधि, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर देगी। और मैं वापस कहता हूं, जहां हमारी सरकारें हैं और जहां हमने इसकी घोषणा की है, महाराष्ट्र सहित सब जगह हमारी योजना शुरू है, कहीं हमने बंद नहीं होने दी। महाराष्ट्र में तो 2.5 करोड़ बहनों को हम ये निधि देते। और मैं ऐसा मानता हूं कि बंगाल को वापस इंडस्ट्रियल पावर हाउस
बिजनेस पावर हाउस और कमर्शियल पावर हाउस बनाने का प्रयास हम लोग यहां पर करेंगे। और विशेष रूप से जो घुसपैठ के कारण बंगाल की परिस्थिति बिगड़ रही है, उसको रोकने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो सोनार बांग्ला का एक सपना हमने देखा था, कभी उस परिस्थिति में भी हम थे, अब उसी परिस्थिति को वापस लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार करेगी। इसलिए आप सभी के माध्यम से बंगाल के युवाओं को, बंगाल की महिलाओं को, बंगाल के तमाम नागरिकों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार परिवर्तन कीजिए और इस बार बंगाल में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, ऐसा सभी को निवेदन करके मैं अपनी टिप्पणी को समाप्त करता हूं। और आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो मेरी क्षमता के अनुसार मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। शर्त इतनी है कि मैं बंगाल का नेता नहीं हूं, इतना समझकर मुझसे प्रश्न पूछिए। जी ऐसे चल रहा है, अब जानता है बहुत नाम डिलीट हो गया वोटर लिस्ट के, तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? देखिए, हर 10 साल में एसआईआर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में थी। अनफॉर्चुनेटली 2002 के बाद हमारे यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कभी एसआईआर नहीं करवाया। इसके कारण देश की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, घुसपैठियों के नाम, जो ट्रांसफर होकर गए उनके 2-2 जगह नाम, लोगों के 3-3 जगह नाम, ऐसी सारी चीजें हमारी वोटर लिस्ट में थी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की शुरुआत की। और आप देखिए, इस एसआईआर में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन कमीशन जा रहा है। पहले मैपिंग होता है, उसके बाद हर घर पर उसकी तफ्तीश होती है, जांच होती है, और उसके बाद ही लिस्ट ये पब्लिश होती है। और किसी को अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन भी लिया जा सकता है। टूटा हुआ नाम है तो वो नाम भी आ सकता है। और हमने देखा अभी तक जहां जहां एसआईआर हुए वहां पर विपक्ष ने तो हंगामा मचाया, लेकिन जिनका नाम कटा हो वो तो हंगामा मचाएंगे। उन्होंने क्यों नहीं मचाया? और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको देखा और कई सवाल इलेक्शन कमीशन से किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि एसआईआर देश के लिए बहुत जरूरी है। देश में निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए बहुत जरूरी है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अगर मानते हैं कि इसमें कोई त्रुटि है तो उनको ऑब्जेक्शन लेने का संवैधानिक अधिकार है, उसका वो पालन करें। मुनोग्गा लोहिवाल, एनडीटीवी। नमस्कार देवेंद्र जी, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि थोड़ा सा महाराष्ट्र से रिलेटेड भी है कि नासिक में जो घटना हो रही है उसमें निदा खान या फिर बाकी सारे कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज जो हैं वो अभी तक फरार हैं, कुछ गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जब बात धर्मांतरण की आ रही है तो ये कितना बड़ा मुद्दा है और इसमें सरकार की क्या भूमिका होगी, क्या एक्शन लेंगे आप इस पर? क्या आपने पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूं, लेकिन हम लोग बंगाल से महाराष्ट्र चले जाएंगे तो
महाराष्ट्र के ऊपर ही चर्चा होती रहेगी। तो लेकिन ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत कड़ी भूमिका इसमें ली है, किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। सुमन मोहापात्र, टीवी9 बांग्ला। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि इंडस्ट्री का जो घाटा है बंगाल पे वो बहुत दिनों से है। आपको पता है सिंगूर का मामला, तो 21 साल में भी यही मुद्दा था, उसके बाद भी टीएमसी ने क्षमता में आई। और दूसरा ये करप्शन जो है, इसका चार्जेस तो बहुत सारे मिनिस्टर पे लगा है, बहुत सारे लोगों पे लगा, पैसा भी निकला है। उसके बाद भी जो जो इलेक्शन हुआ है वहां पर टीएमसी जीत रहा है। तो टीएमसी वाले ये प्रचार कर रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है। इसके बारे में क्या आपका टिप्पणी होगा? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, डर के आगे जीत। और बंगाल में लोगों को डरा डरा कर जीतने का जो टीएमसी का एक्सपीरियंस है, अब इस चुनाव में वो नहीं चले, क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि अब डरे तो हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। जितनी हिंसा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई है, जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, हाथ पैर काट दिए, परिवार को जला दिया, घरों को जला दिया, अब ये चरम सीमा थी, अब इससे ज्यादा नहीं चलने वाला। तो इस बार बंगाल के लोगों ने यह तय कर लिया है, डर के आगे जीत है, इसलिए इस बार टीएमसी हारेगी और बीजेपी ने बंगाल जीते। सुचित्रा मुखर्जी, ANI। मेरा सवाल दो सवाल है। एक तो ये है सर, ये कहा जा रहा है कि आप लोग बाहरी हैं और अगर बीजेपी आती है पावर में तो जो बंगाली अस्मिता है उसको खतरा है। तो लोगों को विश्वास कैसे दिलाएंगे? बंगाल की जनता के जहन में जो एक बात लगातार ये कही जा रही है, उनको समझाया जा रहा है आपके अन्य पार्टी के द्वारा, टीएमसी के द्वारा। दूसरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में, बंगाल में पावर में आती है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उसका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी की तो पैदाइश ही बंगाल की, क्योंकि ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू की पार्टी है। हमारे पहले अध्यक्ष ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तो हमसे ज्यादा बंगाल की पार्टी कौन हो सकता है? और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राज्य का विचार किया है और देश का विचार किया है। इसीलिए बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को एक रखने के लिए कश्मीर में जाकर बलिदान दिया। मुझे यह लगता है कि हमको बाहरी कहना ये बिल्कुल गलत है। उल्टा आप देख लीजिए, हमारे सारे नेता जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, शुद्ध बंगाल के नेता, यहाँ की माटी में पले हैं, यहाँ की माटी में जन्मे हैं और यहाँ की माटी में बड़े हुए हैं। इसलिए, और मैं तो ये कहता हूं, सवाल मेरा उनसे है जो ये कहते हैं कि वो यहाँ के हैं और हम बाहरी है। मेरा उनको सवाल है, आप अगर यहाँ के हैं तो फिर अपने लोगों पर इतना अत्याचार क्यों किया? इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार बंगाल में क्यों खड़ा किया? इस सवाल का जवाब उन्होंने देना चाहिए। दूसरा, आपने जो कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि बंगाल में जबरदस्त इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, जबरदस्त। यहां पर केवल डर है। जिस प्रकार की सिंगूर की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से यहाँ की एक प्रकार की
इकोसिस्टम ने सारे इंडस्ट्री को जकड़ा। आप आज यहां पर गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइए, ये तुरंत बंगाल जो है ये फिर एक बार इंडस्ट्रियल स्टेट करके देश में अपना वजूद खड़ा करे। रविशंकर दत्त, टीवी9 भारतवर्ष। सर मेरा दो सवाल है। पहले तो बीजेपी ने ये कहा था डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट। एसआईआर प्रोसेस में देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कल जो राय दिया है उसमें देखा जा रहा है ट्राइब्यूनल जो है, जो लोग अभी तक अप्लाई किए हैं वो अभी भी एंट्री कर सकते हैं पहला चरण और दूसरे चरण से पहले। तो इसको आप पहले कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल मेरा है, आप कैग को लेके कह रहे थे, पश्चिम कैग सीएजी देखा जा रहा है 54,282 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर है जो कि कैग से है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। पहला तो जो आपने सवाल किया, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की इस बात का समर्थन करते हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि एसआईआर में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं है। अगर किसी को लगता है हम पर अन्याय हुआ है, हमारा नाम फर्जी तरीके से काटा गया है, तो आखिरी वक्त तक ऐसा कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है, उसके लिए न्यायिक व्यवस्था खड़ी की गई है। लेकिन इसमें मेजॉरिटी सभी लोग जानते हैं कि ऐसे नाम आए हैं जो कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि वो फर्जी है। इसलिए मुझे लगता है कि यही इस बात का जवाब देता है कि आपके पास लीगल रिकोर्स है, आप जाइए लीगल रिकोर्स कीजिए। एसआईआर को गाली देकर नहीं चलेगा। लीगल रिकोर्स अगर गलती हुई है तो आप उसकी ओर जाइए। दूसरी आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार इतने बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल को पैसा देता है और सीएजी के रिपोर्ट में ये तो बहुत कम समय का है, क्योंकि रिपोर्ट ये कोई 11 से लेकर या वहां से लेकर तो 25 तक का नहीं है, एक बहुत लिमिटेड समय का है। उतने लिमिटेड समय में भी 54,000 करोड़ जो बंगाल को मिले उसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नीति होती है, वो जब किसी राज्य को पैसा देते हैं तो नियम के अनुसार उस राज्य ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए, उसके बाद नया पैसा मिलता है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं देता। ये तो जो एक प्रकार से दान पेटी होती है ना, वैसी यहां स्थिति है। पैसा अंदर जा सकता है, बाहर कहाँ जाता है पता नहीं है। ऐसी स्थिति बंगाल की होगी। रेशमी दास, सीएन। सर, आपने जो कहा है जब बंगाल से बहुत सारे बंगाली लोग जा रहा है दूसरी स्टेट में नौकरी करने के लिए और कोई काम करने के लिए, लेकिन बंगाल का जो सरकार है तृणमूल बार बार ये प्रचार कर रहा है बंगाल के बाहर में जो बंगाली जाता है बांग्ला बोलने में उसको बांग्लादेशी बोला जाता है। ये क्यों बोल रहा है टीएमसी? ये परिस्थिति से नजर घुमाने के लिए ये बोल रहा है? और महाराष्ट्र में बंगाली का स्थिति कैसा है? ये पहली बात तो ये है कि इस सरकार को पहले इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर बंगाल के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ा। देखिए, कोई टॉप जॉब के लिए चला जाए, वो आईटी के लिए चला जाए, तब भी एक बार मान सकते, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए अगर बंगाल के नागरिक को बंगाल से बाहर जाना पड़ता है तो इट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पर से मुद्दा भटकाने के लिए ये भाषा की बात उन्होंने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, कहीं पर भी आप आकर देखिए, एक बहुत थ्राइविंग बंगाली कम्युनिटी है। बंगाल का पूरा कल्चर ये उन्होंने वहां पर संभाल कर रखा है। महाराष्ट्र में भी काली पूजा का जो कार्यक्रम होता है, आप आकर देखिए, उसी प्रकार के पंडाल वहां पर भी बनते हैं और सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ममता दीदी के पॉलिसीज के कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से बंगाल में आकर यहाँ कागजात तैयार करके लोग
बड़े बड़े शहरों में आकर बसे, उनको हम ढूंढेंगे, उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे। शौरिक कौर, पीटीआई। सर गुड आफ्टरनून। सर हम तो आपसे अग्री करते हैं कि बहुत सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, अभी शिफ्ट कर गया है, बैंक्स भी। लेकिन सर अभी हम कैंपेन के द्वारा तृणमूल कांग्रेस को कहते हैं, ये सुन रहे हैं, और पहले भी उन्होंने कह रहा है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं बंगाल में लाने का, लेकिन आप डर का जो है माहौल कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्रियलिस्ट को आप ईडी के द्वारा जो है उनको दबा के रखते हैं, उनको डराते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ईडी का डर घोटालेबाजों, ईडी का डर इंडस्ट्री को नहीं है। अगर ईडी का डर इंडस्ट्री को होता तो भारत 11वें नंबर से चौथी अर्थव्यवस्था और चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनता। आज दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला भारत है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक समय अगर हम बंगाल का विचार करें तो इतना इंडस्ट्रियल स्टेट ये था। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि वो लोग आकर इकोसिस्टम देख, क्या परिस्थिति है देख, आपको आश्चर्य होगा। मैं केवल तुलना के रूप में कहता हूं कि पिछले साल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 था, 40% आया। बंगाल जैसे राज्य में कितना आया? 0.5% से भी कम, 0.5% से भी कम। तो ये ईडी के कारण नहीं है, ये दीदी का डर है, ये टीएमसी का डर है। देखिए, अगर ईडी आप पर कार्रवाई करती है तो आपको कोर्ट का दरवाजा है, लेकिन टीएमसी आप पर कार्रवाई करती है तो कोर्ट भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं, ये डर है। रिदिता चैटर्जी, टाइम्स नाउ। Good afternoon, sir. This is Radhita. So the question that I come to you here is, of this 1,300 companies and the 1,400 companies that you were mentioning that has moved out. So the question is, does this somewhere reflect the policy strength in your state that has moved out from Bengal to Maharashtra, or you somewhere feel this has been a failure of the government in whole? Ultimately, it is a failure of the West Bengal government, because when the listed companies move out, that shows that there is some problem in the governance, in the policies of a state. And since Maharashtra has been an industrial leader, most of the companies have come to Maharashtra. We offer ease of doing business. We offer a good ecosystem for industries to thrive. If you look at the exodus, number 1, the exodus is captured by Maharashtra, and on number 2, it is Delhi, Gujarat and other states. So I think it is absolute failure of the government. तनुश्री, इंडियन एक्सप्रेस। Good afternoon, sir. I would just like to ask that, Mamata Banerjee has said that if BJP comes to power in Bengal, fish meat will be stopped. You are a fish and meat consumption would be stopped. You are a CM of a BJP ruled state. What would you say on this regard? And the second question is, you have seen the attack on the judiciary, the judicial officers. This has never happened in any other state. So what is your take on this? खान पान की अपनी हर राज्य की संस्कृति है। उस संस्कृति में कोई भी सरकार, मच लेस द बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार उसमें इंटरफियर नहीं करती है और करना भी नहीं चाहिए। और द टेस्टिमनी इज आवर गवर्नमेंट इन आसाम, आवर गवर्नमेंट इन त्रिपुरा, आवर गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट,
यहाँ खान पान की आदतें ये बिल्कुल ही भिन्न है, लेकिन वहां पर भी कभी हमारी सरकार ने इंटरफियर किया नहीं, करने का कारण नहीं है। मैं तो उल्टा कहता हूं कि बंगाल के जो व्यंजन है वो खान पान के हो, मिठाई हो, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि बंगाल का फूड ये ग्लोबल फूड बन सकता है। ये बंगाल की ताकत है। तो हमारी सरकार तो वो प्रयास करेगी कि इसको हम ग्लोबल फूड कैसे करें। भास्कर बसु, आईएनएस, शेष प्रश्न। Hello, sir. Sir, allegedly there have been some demographic changes in Bengal, especially in those bordering districts. Do you think in any way this demographic change is connected with corporate jihad or the love jihad in Bengal or in the other parts of our country? देखिए, जहां जहां डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट ऐसे सारे डेमोग्राफिक चेंजेस ये घुसपैठियों ने किए, और जो घुसपैठिया है उसको न आपके समाज के लिए, न आपके राज्य के लिए, न आपके देश के लिए कोई प्रेम है। वो तो सरवाइव करने के लिए यहां आया है, और अपने सर्वाइवल के लिए सारे मीन्स, वेदर दे आर लीगल और इलीगल, ये सारे हथकंडों को वो अपनाता है। इसलिए आप देखिए, देश में कई बार जो देश पर हमले हुए, जो विस्फोट हुए, इसमें भी एड करने वाले विदेशी घुसपैठिए हमको दिखाई पड़े। तो मूल रूप से हमारा किसी भारतीय को विरोध नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन घुसपैठियों को हम ढूंढेंगे ही और उनको देश निकाला करेंगे ही। ধন্যবাদ সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের। আপনারা জানেন যে এই রাজ্য থেকে মেধা পলায়ন করেছে, মেধা লুট হয়েছে, কায়িক কিংবা মানসিক বা যারা মেধা শ্রমিক তাদেরকে প্রত্যেকটি ছোট ছোট কাজের জন্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। কর্মসংস্থানের প্রচন্ড অভাব হয়েছে। গত 1.5 দশক ধরে তৃণমূলের সরকার আমাদের কার্যত নিঃস্ব করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে, পশ্চিমবঙ্গকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে, বাঙালিকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে চাই বিজেপি, তাই পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার যে স্লোগান, তাকে বুকে বেঁধে বাঙালি নতুন পশ্চিমবঙ্গ তৈরির স্বপ্ন দেখছে। আগামী 4 জুলাই যে নতুন সরকার, 4 মে, আগামী 4 মে, মাফ করবেন, যে নতুন পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হতে চলেছে, যে নতুন পশ্চিমবঙ্গের সরকার আসতে চলেছে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সরকার বিজেপি সরকার, যে সরকার একটি একদলীয় সরকার হবে না, যেটা কিনা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সর্বস্তরের মানুষের স্পৃহার স্ফুরণ যে সরকার থাকবে, যে সরকার মানুষের সরকার হবে, বাঙালি জনতার প্রথম সরকার হবে, সেই সরকার মানুষকে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকে নতুন পথ দেখাবে। মাননীয় দেবেন্দ্র ফডনবিস আমাদের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, সম্মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে আমাদের মধ্যে ছিলেন। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের একটি রাজ্যের, একটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, একটি এগিয়ে থাকা রাজ্য, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কথা বললেন। উনি বললেন যে মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ, বাঙালি এবং মারাঠি, একটি ওনাদের ওখানে প্রবাদ আছে যে এনারা ভাইয়ের মতন, সহোদরের মতন। আমাদের সঙ্গে খান পান আচারে মহারাষ্ট্রের অনেক কিছুই মেলে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আজকে মাননীয় দেবেন্দ্র ফডনবিসের এই সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। ধন্যবাদ।